हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप 67वीं बीपीएससी के लिए एडुटेरिया के द्वारा जो 67वीं बीपीएससी का बुक प्रोवाइड कराया गया है, सेकेंड वाला बुक, उसका आज क्लास आप सेकेंड यानी कि पार्ट 2 देख रहे हो। आज के इस क्लास में टोटल आपको 150 क्वेश्चन देखना है। इससे पहले एक और क्लास अपलोड किया जा चुका है, अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। और भी 67वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट, करेंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल सारा कुछ अपलोड किया जा चुका है। आप एक बार प्लेलिस्ट में आकर चेक कर लीजिएगा। आइए आज का स्टार्ट करते हैं क्लास। बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से पुर्तगालियों के विषय में कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। तो देखिए, सर्वप्रथम भारत में व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाली यूरोपीय शक्ति जो है वो पुर्तगाली थे, ये आपका सही है। पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का और पपीता की खेती जो है वो शुरू की थी, ये भी सही है। भारत में जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। और भारत में गौथिक स्थापत्य कला का आगमन पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था, ये भी आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है। यानी कि ऑप्शन ए, बी, सी और डी, ये चारों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है पुर्तगाली के बारे में। तो आपको ऑप्शन नंबर ई टिक करना होगा, इनमें से कोई भी नहीं आपका असत्य है। देखिए, सेकंड है, ददनी प्रथा के संबंध में कौन सा कथन सही है, बताना है। देखिए, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। यह व्यापारियों द्वारा कारीगरों को दी जाने वाली पूंजीगत सहायता से संबंधित थी। देखिए, ददनी प्रथा जो है ना, वो देश विदेश में जो व्यापारी लोग रहते थे, काम करते थे, कारीगर थे, उन सभी को ना पहले ही पैसा दे दिया जाता था और उनसे कहा जाता था कि आप सामान को तैयार करिए, और फिर वे उनसे ले लिया करते थे। और ये ध्यान रखिएगा, अगर पूछे कि ये प्रथा कब चलता था, तो ये आपका 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच का ये ददनी प्रथा चलता था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर किसी को क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा तो आप नंबर यहाँ पे देख लीजिए, इस नंबर पर मैसेज करिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। 9576843550 नंबर पर मैसेज करेंगे, आपको पीडीएफ क्लास का दे दिया जाएगा। नंबर थर्ड है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता के कार्यों में क्या शामिल नहीं था, ये आपको बताना है। तो देखिए, साधारण तोड़फोड़ के माध्यम से सरकारी कार्यवाही में बाधा पहुंचाना, ये तो उनका काम था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता का ये काम था, ठीक है। अलोकप्रिय अधिकारियों की जो हत्या दिया हुआ है ना, ये उनका काम नहीं था, मतलब मर्डर वगैरह करने का कोई भी यहाँ पे पर्पस नहीं था। अग्निकांड द्वारा सरकारी फाइलों को नष्ट करना, ये उनका काम में शामिल था आज़ाद दस्ता का। और ये रासायनिक पदार्थों तथा बारूद द्वारा विस्फोट करके फैक्ट्री, कार्यालय आदि का ये विनाश करना, खत्म करना उनका काम था। मगर जो दिया हुआ अधिकारियों की हत्या करना, ये उनके काम में शामिल नहीं था, इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी टिक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा, 12 अगस्त 1765 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग ने सर्वप्रथम यह सिफारिश किया था कि जरूरतमंद लोगों को अकाल के दौरान सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा, स्ट्रेची समिति के द्वारा ऐसा कहा गया था। क्या कहा गया था? तो देखिए, स्ट्रेची समिति ने कहा था कि जरूरतमंद लोगों को अकाल के समय में सहायता प्रदान करना राज्य का ही ये कर्तव्य बनता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेभागा आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र में मतलब कौन से शामिल थे, ये आपको बताना है। देखिए, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिपुरा और बंगाल जो है, ऑप्शन ए और सी, बंगाल और त्रिपुरा, इन दोनों जगह पर तेभागा आंदोलन हुआ था। और ये जान लीजिए, 1946 से लेकर 50 ईस्वी के बीच में ना ये तेभागा आंदोलन चला था। और किसके बीच? तो ये जो बटाईदार किसान होता है ना, उनका ये एक संघर्ष था, ये ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं किया गया था? बताना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा नहीं किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुनर्जन्म एवं कर्म का जो सिद्धांत है, इनका विरोध इनके द्वारा नहीं किया गया था। बाद बाकी मूर्ति पूजा, बहुदेववाद और तंत्र मंत्र का ये कहिए कि इनके द्वारा मतलब विरोध कहिए कि किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कृष्णोदास पाल को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार के रूप में आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस राज्य का विलय हुआ था? बताना है। तो देखिए, लॉर्ड डलहौजी की जो राज्य हड़प नीति आई थी, सबसे पहले इसका शिकार 1848 में ये सतारा हुआ था, ठीक है।
सतारा के बाद 1849 में आपका ये जो जैतपुर है ये आपका 1849 में, और 1853 में झांसी को ये क्या किया गया था, तो भारत में ये मतलब झांसी को ब्रिटिश भारत में विलय करके मिला लिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 1863 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, अब्दुल लतीफ़ के द्वारा मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की गई थी। पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा अब अ नेशन इन मेकिंग पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई अखबारों पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन 70, 74 और 76 और 79 है, तो यहाँ पे आपका ना 1878 में ऐसा हुआ था। ठीक है, 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। तो ऑप्शन नंबर आपका ई यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। बताना है कि किस वर्ष बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण किया गया था? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी 1860-62 में किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड जो 1908 में हुआ था, ये किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सही जवाब? बी हो जाएगा, खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में हुआ था, इसके लिए खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा साम्यवादी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? 1934 में। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यों में शामिल नहीं था? तो देखिए, राष्ट्रीय विद्यालयों एवं पंचायती अदालतों की स्थापना ये था, अस्पृश्यता को दूर करना ये भी था, चरखा एवं खादी को लोकप्रिय बनाना था, हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना, ये सारे जो है ना असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में ही शामिल था। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ऐसा कोई भी नहीं है जो शामिल नहीं था। किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था, मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला? तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था उसमें 11 मांग रखा गया था, और वहाँ उस वक्त के जो ये वायसराय थे, इरविन जो थे, इनके द्वारा ये सारा प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया था, मतलब इग्नोर कर दिया गया था। इसी के बाद महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहा गया था। जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, मणिपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करना अपना उद्देश्य घोषित किया था, किस पत्र में, मतलब कहाँ पर कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, अगस्त प्रस्ताव में। देखिए, लॉर्ड ये जो लिनलिथगो था, इन्होंने 8 अगस्त आपका 1940 ईस्वी में कांग्रेस से सहयोग प्राप्त करने के बाद करने के उद्देश्य से अगस्त प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव में सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने अपना उद्देश्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करना ये घोषित किया था अगस्त प्रस्ताव में। ध्यान रखिएगा, 8 अगस्त 1940 को। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? काफ़ी बार ये सब आपको बताया जा चुका है। अनुग्रह नारायण सिंह जो है ये दूसरे सत्याग्रही थे। ठीक है, देखिए, बिहार में ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है, इसकी शुरुआत अगर आप जानना चाहें तो 28 नवंबर 1940 को हुई थी। ठीक है, और पहले सत्याग्रही अगर पूछे कौन है तो ये डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, और दूसरे अनुग्रह नारायण सिंह थे। ध्यान रखिएगा। मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए बिहार के किस जिले में 1872 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया था? तो देखिए, 1872 में मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और अगर पूछे स्थापना किसने किया था तो ये नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इमाद अली खान नाम आप ध्यान रखिएगा, इमाद अली खान के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, आचार्य नरेंद्र देव थे। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही जवाब, 1927 में पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। देखिए, क्रांतिकारियों से संबंधित पटना युवक संघ की स्थापना ध्यान रखिएगा 1927 में हुआ था।
बताना है कि क्रांति का अमर संदेश नामक लेख किनके द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिव पूजन सहाय, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर का सैन्य विभाग क्या कहलाता था। तो देखिए, विजयनगर का सैन्य विभाग को आप कंदाचार के नाम से जानते थे, ठीक है। और इस विभाग का जो उच्च अधिकारी होता था उसे आप सेनापति कह सकते हैं, और एक दूसरा नाम ये ध्यान रखिएगा, सेनापति और दंडनायक के रूप में भी आप उसे जानते हैं, ठीक है। कंदाचार कहा जाता था, ध्यान रखिएगा, विजयनगर का सैन्य विभाग को। हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया था। तो देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो आपका देवरा का युद्ध है ना, ये 1531 में हुआ था, ये हुमायूं और अफगान के बीच में हुआ था, ठीक है। उसके वजह से आपका ये चौसा का युद्ध देख लीजिए, चौसा का हुआ था आपका 1531 के बाद 39 में। बिलग्राम कहिए या फिर कन्नौज कहिए, ये जो युद्ध है ये आपका 1540 में हुआ था, और इसमें शेर शाह द्वारा हुमायूं अंतिम रूप से हार गया था। और सरहिंद का युद्ध सबसे लास्ट में इन सारे ऑप्शन में से 1555 में हुआ था। इसी युद्ध में हुमायूं ने भारत में पहले मतलब पुनः फिर से ना मुगल सत्ता की स्थापना की थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी सही जवाब हो जाएगा। सरहिंद का युद्ध क्या कहा गया था, हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से सबसे बाद में कौन सा हुआ था। तो 1555 में हुमायूं ने भारत में फिर से मुगल सत्ता की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है, भारत का सादी। तो देखिए, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा अमीर हसन को। अमीर हसन नाम इसका है पूरा, अमीर हसन देहलवी करके, ठीक है। ये ना काफ़ी अच्छा गज़ल के मतलब गज़ल के कहिए कि गज़ल लिखने की वजह से ना इन्हें भारत की सादी के रूप में आप जानते हैं। अमीर हसन, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में स्थित नहीं है, बताना है। देखिए, मुगल शासक में अगर आप जानना चाहें तो जो आपका जहांगीर और जो हुमायूं है आपका, नहीं देखिए फ्रेंड्स ऐसे समझिए, सबसे पहले तो बाबर का जो मकबरा है, बाबर का काबुल में है, ठीक है। उसके बाद जहांगीर है, जहांगीर का मकबरा आपका हो जाएगा ये लाहौर में है। लाहौर में जो आपका ये नदी है रावी नदी, उसके किनारे स्थित है। तो ऑप्शन सी और डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर ई टिक करना है। ये दोनों भारत में नहीं है, हुमायूं और औरंगजेब का भारत में ही है। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संसब, नाम ध्यान रखिएगा, संसब अकबर के द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था। जैसे देखिए इलाही है आपका, तो इलाही जो है ये अकबर के ही द्वारा चलाया गया था, ठीक है, इलाही भी अकबर के द्वारा चलाया गया था। फिर आपका जो रुपया है ये शेर शाह के द्वारा चलाया गया था, रुपया शेर शाह के द्वारा। और आपका जो जलाली है यह भी शेर शाह के ही द्वारा चलाया गया था, बी और डी शेर शाह, और आपका ये कि ए और सी जो है इलाही और संसब ये अकबर के द्वारा चलाया गया था, ये आप ध्यान रखिएगा। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, बताना है। देखिए, इन्होंने प्रत्येक सिख को पंचमकार धारण करने का आदेश दिया था, ये सही है। इन्होंने एक पूरक ग्रंथ 10वें बादशाह का ग्रंथ का संकलन किया, ये भी सही है। इन्होंने पाहुल प्रथा का प्रारंभ किया था, ये भी सही है। इन्होंने सिखों की अलग जो विवाह पद्धति है लवन पद्धति का प्रारंभ करवाया था, ये आपका बस एक गलत है। यह जो है ना सिख के जो तीसरे गुरु थे, नाम याद करने की कोशिश करिए, गुरु अमरदास नाम था, ये इनके द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास ने सिखों की नई विवाह पद्धति लवन पद्धति का प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही है कि ये असत्य है। ऋग्वैदिक कालीन समाज में लांगल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, हल के लिए यूज होता था लांगल शब्द का प्रयोग ऋग्वैदिक काल में। क्षणिकवाद का संबंध निम्न में से किस धर्म या दर्शन से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से है। देखिए, इसे आप क्षण भंगुरवाद के नाम से भी जानते हैं। किसे, क्षणिकवाद को आप क्षण भंगुरवाद के भी नाम से जानते हैं, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। निम्न में से किस हड़प्पाई स्थल से एक उन्नत जल प्रबंध का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो धौलावीरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। देखिए, यहाँ से ना 2,50,000
घन मीटर जल का जो है ना, मतलब कहिए कि कुआं टाइप का वो मिला है, ठीक है, मतलब वहाँ पे रखा जाता था, संग्रह किया जाता था। बताना है कि मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। बस यहाँ पे यही गलत है, 321 ईसा पूर्व में किया गया था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ये तो आपका यहाँ पे सबसे पहले गलत है। दूसरा है कि मौर्य शासक का उल्लेख जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों में मिलता है, यह आपका सही है, ठीक है। और ये देखिए अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में मिले हैं, तो देखिए। और एक लास्ट जो ऑप्शन नंबर डी है, दक्षिण भारत से प्राप्त अभिलेखों में अरामाइक एवं यूनानी लिपियों का प्रयोग हुआ है, ये आपका गलत है। दक्षिण भारत से जो प्राप्त अशोक के अभिलेख है इसमें अरामाइक और यूनानी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यानी ए और डी नंबर आपका यहाँ पे गलत है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में वर्णित है? देखिए ऋषभदेव और अरिष्टनेमि, इन दोनों का नाम जो है ये ऋग्वेद में मिलता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा सही जवाब। चोलकालीन उत्तरामेरु अभिलेख के अनुसार सभा के सदस्य की योग्यता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो व्यक्ति के पास अपना घर होना चाहिए, ये सही है। प्रशासनिक मामलों की जानकारी के साथ ईमानदार होना चाहिए, यह भी सही है। वेदों का ज्ञान होना चाहिए, ये भी सही है। व्यक्ति की आयु जो है वो 30 से जो 70 वर्ष दिया हुआ, ये आपका गलत है, 35 से 70 वहाँ पे होना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका असत्य है। निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? ऑप्शन नंबर सी विंसेंट स्मिथ के द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। कंदम राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो सही है, बताना है। देखिए इसकी स्थापना मयूर शर्मन ने किया था। कंदम राजवंश की राजधानी बनवासी थी। यह राजवंश कर्नाटक और कोंकण क्षेत्र में फैला हुआ था। तो ये तीनों आपका जो है कंदम राज्य के बारे में बिल्कुल सही दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। कौन सा सही पूछा है ना, तो तीनों का तीनों यहाँ पे बिल्कुल सही दिया हुआ है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है असत्य है, बताना है। देखिए बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, सही है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, सही है। बौद्ध धर्म में संघ में प्रस्ताव के पाठ को अनुसावन कहा जाता है, यह भी सही है। बौद्ध धर्म में संघ की सदस्यता राजा के सेवक, चोर, दास एवं रोगी व्यक्तियों को भी प्रदान की जाती है, यह आपका गलत है। इसमें ना क्या होता है, संघ में चोर, हत्यारा, ऋणी व्यक्ति, राजा का सेवक, दास और रोगी व्यक्ति को प्रवेश करने का परमिशन नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा युग में यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए आपका जो ये है ना पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी, आपको ये प्रैक्टिस सेट में पहले भी बताया जा चुका है। इसके लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह जो है ना 80 ईस्वी के आसपास भारत के बंदरगाह और जो व्यापारिक मतलब कहिए कि सामान वगैरह था उसके बारे में इसमें दिया हुआ है। भारत का भूगोल टॉलमी ने, गार्गी संहिता कात्यायन ने और चचनामा अली अहमद के द्वारा, ये सारा यहाँ पे सही मैच किया हुआ है, ये सब इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका कौन सा ए हो जाएगा सही जवाब। सही कौन सा नहीं है, तो प्लिनी के द्वारा जो दिया गया है ये आपका गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल है? तो सबसे पहले देखिए निवास की जो स्वतंत्रता है, संविधान का जो अनुच्छेद 19 है इसमें दिया हुआ है क्या कि इसमें ना टोटल 6 तरह का निवास की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता, भ्रमण करने की स्वतंत्रता, साथ ही साथ संगठन की स्वतंत्रता और भाषण की स्वतंत्रता, ये भाषण की स्वतंत्रता जो है ये सारे अधिकार वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ई आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। वरीयता अनुक्रम में भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद निम्नलिखित में से किसके समतुल्य होता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समतुल्य होता है, मतलब बराबर होता है, ठीक है। राज्यों के लिए राजभाषा का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होगा, सी सही जवाब हो जाएगा। संबंधित राज्य का जो विधानमंडल है ना ये क्या करता है, राज्य के लिए राजभाषा क्या होगा उसके बारे में डिसीजन लेने का हक इन्हीं को रहता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब। अवसर की समानता का उल्लेख
भारतीय संविधान के निम्नलिखित उपबंध में से किसमें किया गया है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मूल अधिकार एवं प्रस्तावना में किया गया है। देखिए, संविधान के जो मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से किस में भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उपबंध शामिल है? तो यहाँ पे समझ लीजिएगा, संविधान का जो भाग 4 है, इसका अनुच्छेद जो 36 से 51 है, 36 से 51, इसमें नीति निर्देशक तत्व के बारे में जो आपका दिया हुआ है, इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता कानून ये मतलब लागू करने की बात कही गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन में नहीं है, तो ये नीति निर्देशक तत्व में वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद विद्यमान नहीं है, बताना है। देखिए, उत्तर प्रदेश, आपको यहाँ पे बस डालना है उत्तर प्रदेश, फिर आपका हो जाएगा बिहार, और एक आपका उत्तर प्रदेश बिहार, जैसे कि तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, फिर आपका बिहार में है और उत्तर प्रदेश में है। एक आपका कौन सा, हाँ तो गया 4 + 2 6, इन 6 राज्य में क्या है, विधान परिषद है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ई हो जाएगा, ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्धारित निर्वाचन मंडल का हिस्सा है लेकिन उसके महाभियोग के लिए मंच का हिस्सा नहीं है, बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, राज्य विधानसभा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है? तो क्षेत्रीय परिषद का उल्लेख नहीं किया गया है। कैबिनेट, वित्त आयोग और अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख है भारतीय संविधान में, लेकिन क्षेत्रीय परिषद का उल्लेख नहीं किया गया है। निम्न में से किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 37, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संविधान के किस संशोधन के माध्यम से केंद्र एवं किसी राज्य के मंत्रिपरिषद के आकार को क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या एवं उसके राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 15% सीमित कर दी गई है? तो देखिए, 2003 में 91वां नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था, उसी के माध्यम से अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 164 में, अनुच्छेद माफ़ कीजिएगा 15 नहीं मतलब 75 में और अनुच्छेद 164 में और जो 10वीं अनुसूची है उसमें संशोधन करके केंद्र में प्रधानमंत्री एवं राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनके सहित मंत्रियों की कुल संख्या, लोकसभा कहिए या फिर विधानसभा की सदस्य की जो संख्या का अधिकतम मैक्सिमम जो है ना 15% तक ही निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, बताना है। देखिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परामर्शदायी क्षेत्राधिकार नहीं है। समझेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 43 है उसके तहत परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार जो है सिर्फ उच्चतम न्यायालय के पास ही होता है, ठीक है, जबकि प्रारंभिक, अपीलीय और निरीक्षणीय जो अधिकार है वो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ये दोनों के पास होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा सही जवाब। किस राज्य में विधान परिषद के गठन एवं उनकी समाप्ति की जा सकती है? किसी राज्य में जो है ना विधान परिषद एवं उसके गठन की जो है समाप्ति का मतलब जो किया जा सकता है, किसके प्रस्ताव के द्वारा, किससे? ऑप्शन सी हो जाएगा, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं संसद से पारित विधि के द्वारा किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन या फिर उसकी समाप्ति की जा सकती है। भारत के महान न्यायवादी के संदर्भ में असत्य क्या है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर डी, वह लोकसभा में मतदान कर सकता है। यह जो दिया हुआ है ना ऑप्शन नंबर डी, ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 88 के तहत महान न्यायवादी जो है लोकसभा या राज्यसभा में संयुक्त बैठक में तो भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, मगर वो किसी भी सदन में ना मतदान करने का हक उनको नहीं रहता है। ध्यान रखिएगा, किसे? भारत के महान न्यायवादी को। निम्नलिखित में से किसके संबंध में वोहरा समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन नंबर डी, राजनेताओं एवं अपराधियों के बीच संबंधों की जांच करने हेतु वोहरा समिति का गठन किया गया था। ध्यान रखेंगे, और अगर पूछे कि कब किया गया था तो ये भी जान लीजिए, 1993 ईस्वी में
भारत में वित्तीय आपात की घोषणा अब तक कितनी बार हुई है? देखिए, वित्तीय आपात अनुच्छेद जो 360 है, ठीक है, इसमें मतलब दिया हुआ है, लेकिन अभी तक यह देश में एक भी बार नहीं लगा है। अगर अनुच्छेद 352 के तहत जो राष्ट्रपति आपात लगता है वो अभी तक देश में टोटल 3 बार लग चुका है। कब कब? 1952 में, फिर आपका 1975 और 1952 था, 75, 71, 1971 में भी लगा है। ठीक है, 3 बार अभी तक लग चुका है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मरुस्थल अफ्रीका महादेश से संबंधित नहीं है, बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। मोजावे जो है ये अफ्रीका देश से संबंधित नहीं है। सहारा है, कालाहारी है, और जो ये बायूदा है, ये सारे कहाँ? अफ्रीका महादेश में ही अवस्थित है। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो आपका सहारा मरुस्थल है ना, ये संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगर पूछे कि यह कितना बड़ा है तो देखिए 35 लाख वर्ग किलोमीटर में, वर्ग मील में ये फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो तो जाएगा डी सही जवाब, लेकिन सहारा के बारे में आपने जाना 35 लाख मील में यह फैला हुआ है। निम्नलिखित देशों में से दक्षिण अमेरिका का स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? देखिए, ऑप्शन ए बोलाविया और ऑप्शन सी पराग्वे, ये दोनों हैं। और उरुग्वे और जो कोलंबिया है, यह देखिए, यह दोनों जो है ना, ये सीमा, इसकी जो सीमा है ना महासागर से लगती है, ये ध्यान रखिएगा। कोलंबिया और उरुग्वे की सीमा महासागर से लगती है, लेकिन बोलाविया और पराग्वे की सीमा ये नहीं लगती है। यहाँ पे सूची एक को दूसरे के साथ मिलाना है, जनजाति और वो किस जगह पे रहता है ये आपको बताना है। तो देखिए, आपका जो मलेशिया है ना, यहाँ पे देखिए मलेशिया सेमांग, ऐसे देखिए सेमांग कहाँ पर? तो मलेशिया में। फिर आपका बुशमैन, तो बुशमैन आपका हो जाएगा अफ्रीका, यानी कि नंबर तीसरा मैच करना है। माओरी जो है आपका, ये आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड में, ठीक है। और एक्सिमो जो है यह आपका उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही जवाब दिया हुआ है। ए का सेकेंड, बी का हो जाएगा फोर्थ, सी का थर्ड और डी का नंबर फर्स्ट, सही मैच किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जल संधि इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को आपस में जोड़ती है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। डोवर जल संधि आपस में जोड़ती है। निम्न में से कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक नारियल का उत्पादन करता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंडोनेशिया जो है विश्व में सबसे ज़्यादा नारियल का उत्पादन करता है। और अगर भारत के बारे में पूछे भारत कितने नंबर पे है, तो भारत नंबर 3rd पे है। निम्न में से किस जिला में बूढ़ी गंडक नदी की लंबाई सबसे अधिक है? ध्यान से देखेंगे, किस जिला में बूढ़ी गंडक नदी की लंबाई, इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है। पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा है। और अगर सबसे कम लंबाई अगर पूछ ले तो आपको पूर्णिया बताना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे कम लंबाई अगर कहीं पे है तो वो पूर्णिया में है, बूढ़ी गंडक की। निम्न में से किस जिला की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल में सबसे कम स्पर्श करती है? तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार का 3 जिला कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज जो है पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करती है। और सबसे कम अगर पूछे तो ऑप्शन नंबर सी पूर्णिया सबसे कम सीमा लगती है पश्चिम बंगाल से। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पायराइट पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिहार में। 2011 का जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोपालगंज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे कम है, बताना है। देखिए, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या पूछा है, गंगा नदी की सबसे कम लंबाई किसमें है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा समस्तीपुर, यानी ऑप्शन डी आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019 की तुलना में वनावरण में वृद्धि हुई है, कितना वर्ग किलोमीटर का बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा 1540 वर्ग किलोमीटर, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत में उच्च तीव्रता वाले भूकंपीय क्षेत्र जोन 5 के अंतर्गत आता है? तो देखिए, काफ़ी ज़्यादा जो भूकंपीय क्षेत्र जोन है 5 के अंतर्गत उत्तर पूर्वी भारत, ऑप्शन ए। फिर आपका जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, कच्छ का रण है, साथ ही साथ आप लद्दाख ले लीजिए, हिमाचल प्रदेश ले लीजिए, ये सारे को ना रखा गया है। और बिहार का भी कुछ एरिया है, ये सभी को ना उच्च तीव्रता वाले भूकंपीय क्षेत्र के जोन 5 में रखा गया। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ई हो जाएगा सही जवाब। देखिए, पालकोंडा पर्वत निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है, बताना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब,
आंध्र प्रदेश में। ध्यान रखिएगा पालकोंडा कहिए, और जो ये वेलिकोंडा नाम भी आप एक ध्यान रखिएगा, ये दोनों कहाँ पर, तो आंध्र प्रदेश में ही है। कोलदाम परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, सतलज नदी पर है। ध्यान रखेंगे कोलदाम परियोजना हिमाचल प्रदेश में है और ये सतलज नदी पर है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग आपको बताना है। जलमार्ग पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय जलमार्ग ए हो जाएगा। भारत में यह सबसे लंबा है और अगर पूछे कितना तो 1620 किलोमीटर लंबी है यह। शून्य रेखा कहलाती है त्रिपुरा और जो बांग्लादेश की बीच की रेखा है इसे आप कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी को शून्य रेखा के नाम से आप जानते हैं। निम्न में से किस राज्यों से होकर भारतीय मानक समय की यमोत्तर नहीं गुजरती है बताना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, झारखंड। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा ये क्या है बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पछुआ पवन है। ध्यान रखेंगे यह पवन जो है दक्षिणी गोलार्ध में नॉर्मली 40 से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में यह बहता है। ठीक है, दक्षिण अक्षांश के बीच में बहता है। ध्यान रखिएगा दक्षिणी गोलार्ध के बारे में आपको बताया गया, दक्षिणी गोलार्ध में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम चोटी किस भाग में स्थित है। ऑप्शन ए अंडमान, ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। अंजुना द्वीप स्थित है, बताइए कहाँ पर। फ्रेंड्स देखिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट अभी 67वीं बीपीएससी के लिए अपलोड तो हो ही चुका है और भी काफ़ी सारा मटेरियल जो भी आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट होगा वो आपको इस चैनल पर अभी अपलोड किया जाएगा, तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा। देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे गोवा तट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अंजुना द्वीप जो है ना गोवा का जो पश्चिमी तट में स्थित एक महत्वपूर्ण का ये कि द्वीप है जो कि अपना मतलब काफ़ी सुंदरता के वजह से ना काफ़ी सुंदर बीच है, इसके लिए यह काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। देखिए प्रति व्यक्ति की निम्न आय और जो प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल है, ऑप्शन ए और ऑप्शन चौथा दोनों अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का विशेषता है। भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ का गठन कब किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा 1987 में किया गया था। भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां शामिल नहीं है बताना है। ऑप्शन ए हो जाएगा निर्माण शामिल नहीं है। भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह जो रुपए है उसको कब अपनाया गया था ये बताना है। तो वर्ष 2010 में, ध्यान रखिएगा 10 जुलाई 2010 को जो वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी, इन्हीं के समय में ना ये अपनाया गया था। बजट एक लेख पत्र होता है, किसका ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी हो जाएगा, सरकार की राजकोषीय नीति का बजट एक लेख पत्र होता है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, किसको करवाया जाता है ये बताना है। तो देखिए निजी एवं जो निजी क्षेत्र और जो सहकारी क्षेत्र के उद्यमों हैं इन दोनों को, ऑप्शन ए और बी को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के द्वारा ऋण अवेलेबल करवाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ई आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी 55.3%। ध्यान रखिएगा ये जो वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्टस है इसी की रिपोर्ट के अनुसार ये आपको बताया गया है। चालू खाता घाटा क्या होता है ये आपको बताना है। तो देखिए देश में कुल निर्यात में कुल आयात से अधिक होने का कारण जो घाटा होता है उसे ही आप चालू खाता घाटा के रूप में जानते हैं। बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान कितना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1,37,460.94 करोड़ रुपए है। कौन सा देश अप्रैल और नवंबर के बीच 2021 में भारत के लिए शीर्ष आयात स्रोत था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चीन था। केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत
परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन ए राजस्व व्यय के लिए व्यय को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, बैगनी। देखिए रेले के अनुसार ना, जिस रंग के प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है उस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, ध्यान रखेंगे। और बैंगनी रंग का जो प्रकाश का प्रकीर्णन है वो सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। शुष्क सेल में कैथोड के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शुष्क सेल में कैथोड के रूप में कार्बन का यूज किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के संबंध में क्या सत्य है बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर जो 90 है ये भी काफ़ी ज़्यादा इजी है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष के बारे में क्या सत्य है बताना है, और हो सकता है कि आपको इसमें कन्फ्यूजन हो। अगर आपको इसका जवाब पता हो तो आप 90 लिख के अपना आंसर बताने की कोशिश करिएगा। देखिए चुंबकीय फ्लक्स की जो मात्रक है वो क्या होता है? वेबर के रूप में आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जो ये आपका हेनरी दिया हुआ है ना, ये प्रेरक का जो मात्रक है वो होता है। और आपका फिर जो लक्ष्य है, लक्ष्य प्रतिदीप्ति घनत्व का मात्रक लक्ष्य ही होता है। और ल्यूमेन जो है ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 50 डिग्री कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर 50 डिग्री सेल्सियस होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है बताना है। ऑप्शन नंबर ए हींग जो है जड़, यह आपका सही है। आपका जो रबर है ना इसका तना, और ये जो कुनैन होता है इसका आपका हो जाएगा छाल, और अफीम का फल। ये सारे सही मैच यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो ए है हींग जड़, ये बिल्कुल यहाँ पे सही मैच किया हुआ है। और भी आपको तीनों के बारे में बता दिया गया, ये उसी से प्राप्त होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? ऑप्शन नंबर बी अंतःद्रवी जलिका और राइबोसोम का प्रोटीन संश्लेषण में अंतःद्रवी जलिका और राइबोसोम का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किस जीव में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उभयचर में। निम्न में से कौन सा पदार्थ बारूद में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका ये जो पोटेशियम नाइट्रेट है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बारूद में सर्वाधिक मात्रा में पोटेशियम नाइट्रेट होता है। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, किस तरीके से करता है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, दूषित भोजन तथा जल से क्या होता है कि पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश कर जाता है। हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नियॉन का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नियॉन का यूज किया जाता है। क्योंकि देखिए नियॉन का जो प्रकाश है ना वो कोहरे के समय में ना काफ़ी ज़्यादा भी उस समय में भी काफ़ी चमकता है, इसीलिए इसका विमान चालक को संकेत देने के लिए किया जाता है। किस रासायनिक पदार्थ का नाम ऑयल ऑफ विट्रॉल है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सही जवाब? ए सल्फ्यूरिक अम्ल का नाम आप ऑयल ऑफ विट्रॉल से भी जानते हैं। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड की खोज सबसे पहले ना ग्रीन विट्रियल को गर्म करके ही किया गया था। एसिड अपने केंद्रिक रूप में प्रकृति में तेलीय मतलब कहिए कि चिपचिपा रूप में होता है, और इसीलिए इसे ना विट्रियल का तेल के नाम से आप जानते हैं, ठीक है, क्योंकि यह एक तेलीय द्रव होता है। फिटकरी में हाइड्रोजन के कितने परमाणु पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 48, ध्यान रखिएगा। वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक का क्या नाम है? ऑप्शन ए लाइकोपीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए निम्न में से किसमें पाया जाता है? देखिए अधिकांश डीएनए ना कोशिका के केंद्रक में और इसमें क्या बोलते हैं आपकी माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ऑप्शन नंबर सी, इन दोनों में ना डीएनए पाया जाता है। केंद्रक में काफ़ी ज़्यादा और माइटोकॉन्ड्रिया में
कम लेकिन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ई यहाँ पे सही है। निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग आयोडीन बनाने में किया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब। देखिए भूरा शैवाल जो है ना, उसे ही आप ये फ्यूकस नाम से, फ्यूकस वेसिकुलोसस के नाम से भी जानते हैं। इसमें ना पोषक तत्व काफ़ी ज़्यादा होता है और यह आयोडीन का एक काफ़ी अच्छा भी स्रोत के रूप में आप इसे जानते हैं। निम्न में से किसी वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ब्रायोफाइटा को आप एम्फीबिया वर्ग के रूप में जानते हैं। किस हार्मोन को फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होगा? बी सही जवाब। फ्लोरिजेंस को आप फूल खिलाने वाला हार्मोन के नाम से आप इसे जानते हैं। नेक्स्ट है बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से। फ्रेंड्स एक बात आप जान लीजिए, अगर आपने एडिटोरिया का जो पहला सेट था, अगर उसे आपने अगर आपने उसे बनाया होगा तो आपको पता चल रहा होगा कि उसमें से काफ़ी सारा क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में ही काफ़ी ज़्यादा रिपीट भी हो रहा है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। किसी भी बुक में जो आप पीछे वाले किसी बुक में क्वेश्चन दे चुके हो फिर से देना वो सही नहीं होता है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर नया क्वेश्चन जानने को मिलेगा स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा इससे हेल्प मिलता है। मगर यहाँ पे क्या है ना कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है जो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखिएगा। केंचुए में कितने जोड़ी हृदय होता है ये बताना है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। केंचुए में ना 5 जोड़ी हृदय होता है, ये ध्यान रखिएगा। जो लोग 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर रहते हैं उनके आरबीसी की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है बताना है। ऑप्शन नंबर ए, वो जो होता है ना बढ़ जाता है, ध्यान रखिएगा। रक्त बिम्बाबु यानी कि ब्लड जो प्लेटलेट्स है उसका जीवन काल के बारे में बताना है, कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3 से 5 दिन। आपको पता होना चाहिए एक आरबीसी का 20 से लेकर 120 दिन होता है, आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का 2 से 4 दिन और ब्लड प्लेटलेट्स का जो है 3 से 5 दिन होता है। अग्नाशय की गामा कोशिका में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ऑप्शन नंबर ए सोमेस्टोस्टेटिन होता है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य में प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आपको ये बताया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र को दिया गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किन यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को नंबर फर्स्ट का यूनिवर्सिटी का रैंक दिया गया है। और सेकेंड पे जो है आपका ये कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और आपका हार्वर्ड भी दिया हुआ है, तो हार्वर्ड तीसरा है। और जो देखिए टोटल 500 में ना भारत का 3 विश्वविद्यालय है, कौन सा? IISc यानी कि बेंगलुरु जो है, IIT रोपर और IIT इंदौर को भी जगह मिला है 500 टॉप 500 में। निम्नलिखित में से कौन कोविड-19 के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी रूप से RBD प्रोटीन उपकाई वैक्सीन है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कार्बेवैक्स। भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? तो ऑप्शन नंबर आपका डी गरुड़ ऐप को लॉन्च किया गया है। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार 2022-23 में राजस्व घाटा अनुमानित है कितना? ऑप्शन नंबर डी सकल घरेलू उत्पाद का 3.8%, ध्यान रखिएगा। और अगर रुपए में पूछ ले या कितना होगा तो 99,241 करोड़ रुपए लगभग होगा। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए एक ऐप लॉन्च किया है? तो पीएनबी बैंक के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, लॉन्च किया गया है। किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो ऑप्शन नंबर बी विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा किया गया है। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भव्यालाल को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने देश के गेटवे टू हेल एक विशाल रेगिस्तान गैस क्रेटर में दशकों से जल रही आग को बुझाने का आदेश दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए तुर्कमेनिस्तान का जो राष्ट्रपति है गुरबांगुली नाम है उनका, गुरबांगुली ने देश के गेटवे टू
हेल को बुझाने का आदेश दिया है। यह एक विशाल रेगिस्तान में ना गैस क्रेटर के जो क्रेटर है वो मतलब काफ़ी दशकों से ये जल रही है। इससे ना पर्यावरण और स्वास्थ्य पर काफ़ी ज़्यादा असर तो पड़ ही रहा है, इसीलिए इसे बुझाने का आदेश दिया गया है। निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रांस। और ये ध्यान रखिएगा यूरोप का अब तक का यह पहला सैन्य अंतरिक्ष अभ्यास है। कौन सा? एस्टर एक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनवरी 2022 में किस देश ने बाल विवाह को अवैध बना दिया है? ऑप्शन ए फिलीपींस ने 6 जनवरी 2022 से बाल विवाह पर रोक लगा दिया है पूर्ण रूप से। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां यानी कि 102 नंबर का कंट्री बन गया है? एंटीगुआ और बारमूडा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही जवाब है। हाल ही में हुए निधन में निम्नलिखित में कौन सा यहाँ पे मैच करना है, कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए बी सी डी आपको बताना है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि रोहित सरदाना पत्रकार थे जो कि आज तक के एंकर थे। जगन मोहन जो मल्होत्रा है ये जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल थे पहले के। पंडित देवव्रत चौधरी जो हैं ये सितार वादक थे। और चंद्रो तोमर शूटिंग से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी सही जवाब हो जाएगा। सी यहाँ पे सही मैच किया हुआ होगा। फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका कौन है? हंटर बाइडेन। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। जनवरी 2022 में बाजार पूंजीकरण में $3 ट्रिलियन को पार करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी कंपनी बन गई है? एप्पल जो है ये बन गई है। ध्यान रखिएगा 3 जनवरी को एप्पल इंडस्ट्री बाजार ने पूंजीकरण में $3 ट्रिलियन तक पहुंचने का अमेरिका का मतलब पहला कंपनी अमेरिका का ये बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत चीन एवं अमेरिका, देखिए भारत चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 2030 तक। निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? ऑप्शन नंबर सी सामिया सुलूहू हसन को चुना गया है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स रे जो ये एक्स किरण है उसके उत्सर्जन का खोज किया है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा अरुण। ध्यान रखेंगे खगोलविद ने नासा के चंद्रा एक्स रे वेधशाला का उपयोग करके पहली बार यूरेनस से एक्स रे का पता लगाया है। ठीक है, अप्रैल 2021 में फैक्ट समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इदरिस डेबी की मृत्यु हो गई। वो किस देश के थे बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब। वो चाड के थे। ध्यान रखिएगा 1990 से लेकर 2021 तक वे चाड के राष्ट्रपति रह चुके थे। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के महिला एकल की उपविजेता कौन रही? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा सही जवाब करोलिना प्लिस्कोवा। आपसे उपविजेता पूछा है, विजेता नहीं। ध्यान रखिएगा अगर आपसे विजेता पूछता तब आपका जवाब कुछ और होता। ठीक है, देखिए विंबलडन 2021 में पुरुष एकल विजेता जो है वो नोवाक जोकोविच रहे थे। ठीक है, फिर आपका जो उपविजेता थे ये मेटेयो बेरेटेनी जो है इटली के, वे विंबलडन 2021 के पुरुष वाले में रहे थे। महिला एकल विजेता एशली बार्टे और आपका उपविजेता कैरोलिना प्लिस्कोवा रही थी विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 महिला में। हाल ही में किन दो देशों की वायुसेना के बीच एक्स डिजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? ऑप्शन नंबर आपका सी भारत और फ्रांस के बीच। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर सी अमित केसरवानी को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? ऑप्शन नंबर सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा।
ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया। बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि कितनी है? ऑप्शन ए 64,180 करोड़ रुपए। जुलाई 2021 में आयोजित कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीता? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, अर्जेंटीना ने। ध्यान देंगे, जुलाई 2021 में जो कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था, ये अमेरिका ने, यहाँ पे अर्जेंटीना ने जीता। यह जो है ना दक्षिण अमेरिका की फुटबॉल संस्था के द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएगा, नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में वर्तमान में कितनी लघु जल विद्युत परियोजनाएं चल रही है? ऑप्शन ए 13 चल रही है, 13 लघु जल विद्युत परियोजनाएं चल रही है। और इस बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में 2011-12 के स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पादन कितना था, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 34,314 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य का कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए क्या हो जाएगा, डी सही जवाब हो जाएगा, 1,91,956.67 करोड़ रुपए सही जवाब हो जाएगा। नंबर 140 है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 में सबसे जो यहाँ पे पूछा है अभिनेता ना, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अक्षय कुमार को जो ये जो लक्ष्मी मूवी आया था इसके लिए दिया गया था। ठीक है, इससे आगे फ्रेंड्स 141 से लेके 50 नंबर तक जो है मैथ्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपको इसे सॉल्व करना हो तो आप PDF लेकर सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूँ 140 क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिला होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सरसरवे BPSC के लिए काफ़ी सारे प्रैक्टिस शीट अभी अपलोड होना बाकी है, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बने रहिएगा ABC एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।